गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के एक महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में बात करेंगे। पेपर प्रकाशन के जरिए तामील आदेश 5 नियम 20 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। सालों लग जाते हैं सीनियर वकील साहब के ऑफिस में, लेकिन फिर भी जूनियर वकील साहब इसको इतनी आसानी से नहीं सीख पाते कि कैसे आवेदन लिखना है, किस प्रकार से तलबाना पेश करना है, तामील होने के बाद अदालत में रिपोर्ट किस आवेदन के साथ पेश करना है, और जो पेपर प्रकाशन की विज्ञप्ति तैयार की जाती है संपादक के नाम से पेपर की, वो किस प्रकार से तैयार की जाएगी, पेपर की जो प्रकाशन के लिए जो विज्ञप्ति है वो कैसे तैयार की जाएगी। ये प्रोसीजर सालों लग जाते हैं, सीख नहीं पाते, और एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रोसीजर है, क्योंकि जब तक किसी भी दीवानी दावे में तामील नहीं होगी केस आगे नहीं बढ़ता है सर। तामील एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, और अक्सर प्रतिवादी ये चालबाजियां करता है कि वो तामील से बचने के पूरे प्रयास करता है, उसके सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लेता है कि वो तामील से किस प्रकार से बच सके। वो इधर वकील साहब तलबाना पेश करते हैं, उधर रिपोर्ट लग के आ जाती है कि प्रतिवादी के घर पे ताला लगा मिला, फिर 2 महीने लंबी तारीख लग जाती है, फिर रिपोर्ट आ जाती है कि प्रतिवादी कहीं बाहर गया है रिश्तेदारी में मिलने, फिर 1 महीने की तारीख लग जाती है, फिर रिपोर्ट लिख के आ जाती है कि उसका गांव में या शहर में दूसरा एक और मकान है, और पड़ोसियों ने बताया कि वो उस मकान में गया है रहने और यहाँ नहीं मिला, फिर वापस लौट के आ जाती है। पता लग रहा है कि फिर आपने तलबाना पेश करा, फिर 2 महीने लंबी तारीख लग गई, फिर रिपोर्ट लिख के आ गई कि वो इलाज हेतु बाहर गया है, कभी रिश्तेदारी में बाहर गया है, कभी घर पे ताला लगा मिला। मतलब इस प्रकार से 1.5 2 साल सर तामील में ही लग जाते हैं। पक्षकार ही घबरा जाता है, वादी परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो नए वकील हैं, जिन्होंने अभी अभी वकालत चालू की है, और वो दीवानी मामले जो जमीन मकान प्लाट से जुड़े हुए हैं इसकी वकालत की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं कि किस प्रकार से आवेदन लिखा जाएगा, किस प्रकार से अनुमति ली जाएगी, जब न्यायालय आदेश कर देंगे आदेश पत्रिका में तो तलबाना किस प्रकार से भर के पेश किया जाएगा। तलबाना पेश करने के बाद जो तलबाना विभाग है वहां से संपादक के नाम से कैसे विज्ञप्ति जारी की जाएगी, विज्ञप्ति को किस प्रकार से प्रकाशित करवाया जाएगा, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको दूंगा। क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि जो बिल्कुल जिन्होंने फ्रेश वकालत की प्रैक्टिस अभी चालू की है उनको किसी को इस बात की जानकारी नहीं होती है सर। कुछ एक को हो सकती है, और उसके बाद कई लोग वकालत की प्रैक्टिस जो सीनियर ऑफिस में करते हैं तो उनको भी सालों लग जाते हैं, लेकिन इन बारीकियों को नहीं समझ पाता सर वो कि आखिर वो क्या करे। अगर वो नया वकील है और उसने दीवानी दावा अपने स्वयं ने तैयार की, प्लीडिंग और अदालत में पेश किया, और यदि उसको ये प्रोसीजर की जानकारी नहीं है तो उसको 2 2 3 3 साल तो तामील में ही लग जाते हैं। प्रतिवादी ऐसे ही छकाता रहता है, ऐसे ही टालता रहता है। ऐसे में क्या होता है सर कि वादी का जो विश्वास है वकील साहब से उड़ जाता है, और वो वकील साहब से कहता है कि वकील साहब आप मुझे फाइल दे दें, मैं दूसरे वकील साहब से केस लड़वाऊंगा। दूसरे वकील साहब के पास फाइल ले जाता है, दूसरे वकील साहब झट देना से फटाफट आदेश 5 नियम 20 का आवेदन तैयार करते हैं और अदालत में पेश करते हैं। अदालत आदेश करता है, 30 से 45 दिन में उसकी तामील होके आ जाती है और प्रकरण आगे बढ़ जाता है। तो वादी को ऐसा लगता है कि वो आप सही जगह आया है। तो मेरे सभी युवा अधिवक्ता साथी और तमाम वकील जो मेरे साथी हैं, मैं उनको वो ज्ञान देने जा रहा हूं कि उनको ना तो सीनियर वकील साहब से पूछने जाना पड़ेगा, ना ही किताब को उठा के देखना पड़ेगा। किताब पढ़ना अच्छी बात है, आप किताब को पढ़ें क्योंकि उससे हम प्रोसीजर सीखते हैं, लेकिन मेरे आज के इस वीडियो में और आज की इस ई बुक में तमाम आवेदनों की ड्राफ्ट और उसके कानून की पूरी मुकम्मल जानकारी मेरे द्वारा आपके लिए तैयार की गई है कि आखिर हम दीवानी दावों में इस प्रकार से उलझ गए हैं तो हम सुलझे कैसे। क्योंकि प्रतिवादी भी अपनी तमाम कोशिशें कर लेता है, वादी भी अपनी तमाम कोशिशें करता है। यदि इन कोशिशों में कुछ कमी रह जाए तो सालों लग जाते हैं सर फिर अदालत में। ये तो एक प्रोसीजर ही हुई सिर्फ तामील की, तामील के बाद भी फिर जवाब, फिर उसके बाद अगर वो काउंटर क्लेम पेश करता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम का के तहत, तो काउंटर क्लेम, फिर काउंटर क्लेम का जवाब, फिर उसके बाद वाद विषय, उसके बाद फिर एविडेंस पे आती है, फिर क्रॉस होता है, फिर प्रतिवादी साक्ष्य पे लगती है, फिर अंतिम तर्क पे लगती है। सालों हो जाते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान भी लाया हूँ, मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, पढ़ के भी बताऊंगा। ये अदालत का जो है कि पेपर का जो संपादक का लेटर और जो है कि विज्ञप्ति ये भी लाया हूं मैं। आज ही मेरे को प्रक्रिया के दौरान एक दीवानी दावे में इसकी आवश्यकता पड़ी थी। आदेश 5 नियम 20 के तहत मैंने जज साहब से पहले आदेश पारित करवा लिया था, उसके बाद फिर तलबाना पेश किया। इसमें भी सर एक बड़ी अजीब बात हुई
ये एक प्रैक्टिकली और व्यवहारिक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो पिछली बार तलबाना पेश किया था कोर्ट में, तलबाना विभाग में, तो हमारे द्वारा तो प्रतिवादी का सही नाम पता लिख के पेश किया गया था, लेकिन कोर्ट के जो बाबूजी हैं उन्होंने भूलवश उसका नाम ही उसमें से लैप्स कर दिया। अब नाम लैप्स कर दिया और ऐसे के ऐसे ही वो जो है कि पेपर प्रकाशन के लिए चली गई। पेपर प्रकाशन वाले ने भी क्या किया कि बिना नाम के ही विज्ञप्ति जारी कर दी। जब रिपोर्ट वापस आई और देखी तो अब उसमें किससे क्या कहा जा सकता है। ये तो एक सचेत और सावधानी की बात है जो दूसरे जूनियर वकील हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऑफिस में वो हमारे किसी भी सीनियर के साथ काम कर रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें, और सीनियर को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरी निगरानी के साथ कार्य करे। तो फिर दोबारा तलबाना पेश करना पड़ा। अब दोबारा तलबाना जो हमने पेश किया तो मैं उसकी प्रोसीजर भी आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। तो आइए सर, हम बिना देर करे वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं। मैं सबसे पहले जो बुक में परिभाषा दी गई है उसको आपको पढ़ के बताता हूँ और समझाता हूँ, और उसके बाद जो मैंने ई बुक तैयार की है उसमें से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। ये सर वो जानकारियां हैं, छोटी छोटी जानकारियां हैं कि हम किसी सीनियर वकील से पूछ भी नहीं सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपना ऑफिस अलग बना लेते हैं सीनियर वकील साहब से, तो ये छोटी छोटी बातों को हम पूछने उनके पास जा भी नहीं पाते, और कोई अन्य वकील जो हमारे व्यवहार में नहीं है हम उससे भी नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें सर क्या व्यवहार पे डिपेंड करती हैं कि जैसे आपका जिन वकील साहब से व्यवहार है तो आप उनसे आसानी से कंसल्ट कर लेते हैं। अब आपका व्यवहार ही नहीं है तो आप कंसल्ट भी नहीं कर पाते हैं। और इधर अदालत में प्रोसीजर चलती रहती है, साल 1.5 साल 2 साल बीत जाते हैं। इस बीच पक्षकार फाइल लेके आपके पास से चला गया, आप क्या करेंगे। तो उन सब चीजों से बचने का रामबाण नुस्खा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जबरदस्त एक ई बुक भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। उस ई बुक की जो लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वो ई बुक और आसमानी रंग की उसकी लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, और 199 रुपीज मात्र उसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। ये मेरा वीडियो आज तमाम अधिवक्ता साथियों के अलावा एक आम लोगों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक आम व्यक्ति को भी अगर इसकी जानकारी होगी, और हो सकता है कि वो जागरूक व्यक्ति है तो वो इस कार्रवाई को आगे रह के कर पाएगा, वादी भी, और इस प्रकार से उसके प्रकरण में जो अनावश्यक विलंब हो रहा है वो विलंब नहीं होते हुए कार्रवाई आगे की ओर तुरंत बढ़ेगी और उसे कोर्ट में न्याय प्राप्त होगा। तो आइए सर, हम चलते हैं आदेश 5 नियम 20 सिविल प्रक्रिया संहिता। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिविल प्रक्रिया संहिता है, इसमें आदेश भी हैं, धाराएं भी हैं। तो इसमें हम आदेश 5 नियम 20 पे सर चर्चा कर रहे हैं सिर्फ आज के उसमें। आदेश 5 नियम 20, इसमें उपनियम 1 में तो वो घर पे जो तामील चस्पा करके दी जाएगी उसके बारे में, और एक काम में है इसमें पेपर प्रकाशन के बारे में। तो मैं पेपर प्रकाशन के बारे में आपको पढ़ के बता रहा हूं अभी। और आप जब आवेदन की ड्राफ्ट करेंगे तो उसमें लिख देंगे वो पहले के सभी रीजंस की इतने कारण हो गए हैं, घर पे भी चस्पा कर दी, रजिस्टर्ड डाक से भी भेज दी, समन से भी भेज दिए, बार बार रिपोर्ट आ रही है, इसलिए पेपर प्रकाशन के जरिए तामील करवाई जाए। ये आवेदन के अंदर ड्राफ्टिंग में लिखना होगा। अभी मैं आपको बुक में से पढ़ के बता देता हूँ सर आपको। एक का, जहां उपनियम 1 के अधीन कार्य करने वाला न्यायालय का समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है। कार्य करने वाला न्यायालय का समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है, वह समाचार पत्र ऐसा दैनिक समाचार पत्र होगा जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता है जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार वास्तव में स्वेच्छा से निवास करना, कारोबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करना आता है। ये तो सर इसकी वो हो गई कि जिस क्षेत्र में वो प्रतिवादी निवास करता है उस क्षेत्र के अखबार में सर निकालना बड़ा आवश्यक है। यदि आपने ऐसे अखबार में निकाल दिया जो प्रतिवादी के एरिया में बांटा ही नहीं जाता है तो वो बाद में फिर इस आधार पे भी आ सकता है इस एक पक्षी कार्रवाई को निरस्त कराने की, सर ये जिस पेपर में विज्ञप्ति निकाली गई थी वो मेरे एरिया में बांटा ही नहीं जाता, मुझे पता ही नहीं लगा। तो अदालत उसके एक पक्षी आदेश को निरस्त करके उसको दोबारा सुनने का अवसर दे देगा। तो आप इसमें यह भी ध्यान रखें कि पेपर का चयन भी आप ठीक करें। अब मैं इसके ऊपर वाली भी पढ़ देता हूँ धारा एक, वो भी इसी से रिलेटेड है सर। जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर तामील ना होने पाए सामने आने से बचता है, या समन की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती, वहां न्यायालय आदेश देगा कि समन की तामील उसकी एक प्रति न्याय सदन के किसी सहज दृश्य स्थान में लगाकर, और यदि ऐसा कोई गृह हो तो उस गृह के जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार निवास करना या कारोबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करना ज्ञात है, किसी सहज दृश्य भाग में लगाकर की जा सकेगी, ऐसी अन्य रीति से जो न्यायालय ठीक समझे।
मतलब वो शुरुआती दौर में बचने का जब प्रयास करता है तो फर्स्ट स्टेज यही होती है। आदेश 5 नियम 20 उपनियम 1 के तहत कोर्ट में जज साहब के समक्ष आवेदन लगाया जाता है और निवेदन किया जाता है कि माननीय न्यायालय प्रतिवादी ये अनावश्यक रूप से प्रकरण को विलंब कारित करने के लिए बचने का प्रयास कर रहा है, और वो जो तामिल कुनिंदा हैं जो तामिल कराने जाते हैं वो जो रिपोर्ट लगा के आते हैं उसके पीछे टीप लिखी रहती है, आप उसका भी हवाला दें कि सर हर बार ये टीप लग के आ रही है, तो इसलिए न्यायालय सदन के बाहर और ये इसका जो घर है इसके घर के निवास स्थान के बाहर चस्पा करके तामील करवाई जाए। अब इसमें भी सर कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति लगातार ये टिप लिखी हुई आती है कि घर पे नहीं मिला, घर पे नहीं मिला, यहाँ नहीं रहता है, किसी अन्य घर में रहता है, और उसी वो घर भी उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो पेपर बांटा जाता है जिसमें आप प्रकाशन करवाने वाले हैं, लेकिन वो वहां नहीं मिलता। तब ऐसी दशा में आपके घर पे चस्पा करने के अलावा आपको पेपर प्रकाशन करवाना आवश्यक हो जाता है। तो वो आदेश जो बताया गया है 1 का में बताया गया है कि न्यायालय तामील का आदेश करता है वहां वह समाचार पत्र ऐसा दैनिक समाचार पत्र होगा जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता है जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करना या कारोबार करना या अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करना ज्ञात है। अंतिम बार वास्तव में स्वेच्छा से निवास करना मतलब अंतिम बार जहां निवास करा तो उस एरिया के क्षेत्र के एरिया में वो पेपर प्रकाशन होगा। और इसकी उपधारा 2 में बताया है न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित तामील का इस प्रकार प्रभावी होगा माना वह स्वयं प्रतिवादी पर तामील की गई हो। तो इस प्रकार से ये जो इसमें बुक में परिभाषा दी गई है, बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है। इसमें सर जो आवेदन तैयार किया जाएगा सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा, ये जो मैं आज आपको प्रैक्टिकल भी लेके बैठा हूं, क्योंकि मैंने जैसा आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया कि आज ही मेरे खुद के एक प्रकरण में इस प्रकार की कार्रवाई मेरे द्वारा की गई थी, तो मुझे आप सभी लोगों का भी ध्यान रहा कि मेरे मन में विचार आया, क्योंकि उन परिस्थितियों से मैं भी गुजरा हूं और अभी भी मुझे कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हर चीज का ज्ञान मुझे भी नहीं होता, तो मुझे भी कंसल्ट करना पड़ता है या बुक में पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही फ्रेश हैं जिन्होंने वकालत चालू की है उनके लिए तो एक बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है, वो तो सोच में ही बैठ जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो उस सदमे से और गंभीर स्थिति से सर आपको निकलना होगा और ये जो कार्रवाई मैं आपको बता रहा हूं इसको आपको समझना होगा। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। आदेश 5 नियम 20 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में हमें क्या निवेदन करना होगा, आप सभी जानते हैं A4 साइज का कागज रहता है, ये टाइप वालों के पास कोर्ट में जो भी टाइपिस्ट बैठते हैं आपको उस पर एक आवेदन तैयार करवाना है। आवेदन का शीर्षक लिखना है आपको न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 2 और जो भी आपकी तहसील जिला प्रदेश हो आपको लिखना है। प्रकरण क्रमांक और उन्मान लिखना है, बीच में लिखना है आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 5 नियम 20 उपनियम 1 का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पेपर प्रकाशन के जरिए तामील करवाए जाने बाबत। माननीय महोदय निवेदन है कि ये सारी ड्राफ्ट मैंने सर ई बुक में लिखी हुई है, आपको वहां से मिल जाएगी। माननीय महोदय निवेदन है कि प्रतिवादी तामील से बचने का जानबूझकर प्रयास कर रहा है और वो सभी आधार लिख दें, आप जितनी बार भी आपने तामील करवाई हो तारीखें भी लिख दें, और तामील करवाने वाले जो कुनिंदा हैं वो जो लिपिक हैं बाबू हैं जो जाते हैं तामील करवाने कर्मचारी, उनकी जो रिपोर्ट पीछे आती है उसका भी हवाला दे दें आप कि इस तरीके से बचने का प्रयास कर रहा है, प्रकरण में अनावश्यक विलंब हो रहा है और वादी न्याय प्राप्ति से वंचित हो रहा है, इसलिए माननीय न्यायालय आदेशित करें कि पेपर प्रकाशन के जरिए तामील करवाई जा सके। यह सर आपकी फर्स्ट स्टेप होगी, यह होगा आपका पहला कदम, जिसे कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप पहला कदम। पहला कदम आपका यही होगा जब आपके आवेदन पे न्यायालय विचार करेगा और न्यायालय देखेगा सारी तामील रिपोर्टों को कि हाँ वास्तव में ये तो अनजस्टिस हो रहा, फिर माननीय न्यायालय उसमें आदेश करेंगे कि पेपर प्रकाशन के जरिए तामील करवाई जाए। यह आपका पहला कार्य हो गया सर। अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है, जब आदेश पत्रिका में आदेश का उल्लेख हो जाएगा तब आपको एक तलबाना तैयार करना होगा जिसको आह्वान पत्र भी कहते हैं, ये छपा छपाया भी मिलता है, उसमें आपको पूरी एंट्रीज करना होंगी और उसमें लिखना होगा आपको तलबाने फार्म में सर आपको लिखना होगा, एक तरफ तो दिनांक लिखी हुई रहती है, बीच में उसमें ऊपर न्यायालय का नाम और आदेश दिनांक। आदेश दिनांक में जो शीर्षक के नीचे लिखा जाएगा ऊपर न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 2 जो आप लिखेंगे उसके नीचे आदेश दिनांक और उपस्थिति दिनांक लिखी जाएगी। आदेश दिनांक वो होगी जो आपकी तारीख उस दिन की लगी हुई है और उपस्थिति दिनांक वो होगी जो अगली तारीख लगी हुई होगी जिसमें प्रतिवादी को उपस्थित होने का निर्देश जारी किया जाएगा।
और ऊपर जज साहब का नाम लिखा जाएगा और नीचे लिखा जाएगा वास्ते जारी किए जाने सूचना पेपर प्रकाशन के जरिए प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए, और नीचे प्रतिवादी करके उसका पूरा पता, नाम, पता, उम्र, जाति, जो भी रजिस्टर डाक का आपने जिसको कहते हैं दावे में आपने लिखा है, जिससे वहां तक वो जानकारी उसको हो सके, जो भी पढ़े तो पहचान जाए कि हाँ ये फलाने जगह का, शहर का या गांव का रहने वाला व्यक्ति है। और उसके साथ वाद पत्र की प्रति भी आपको सर लगाना होगी, और नीचे एक प्राप्ति रहती है उसमें तलबाने में, वो आप तलबाना विभाग से आप प्राप्ति आप ले लें, ये ले जाके आप तलबाना विभाग में पेश करते हैं। वहाँ जो भी लिपिक रहते हैं, जो भी कर्मचारी रहते हैं, उनसे आप प्राप्ति भी ले लें। वो आपको 1-2 दिन का समय देंगे, या हो सकता है उस दिन भी तैयार कर दें। जब उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है तो यहाँ भी सर थोड़ी सी समझने की बात है कि अब इसमें उनके द्वारा 2 लेटर तैयार किए जाएंगे। जैसा कि आज मेरे द्वारा प्रोसीजर की गई है, वो प्रोसीजर भी मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 है संपादक के नाम लेटर, और दूसरा होगा सर पेपर प्रकाशन आदेश 5 नियम 20 के तहत पूरा उसका, वो भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, ताकि आपके अंदर के सारे डाउट और कंफ्यूजन दूर हो जाएं और आप इतने मुकम्मिल हो जाएं कि यदि आपके सामने स्थिति आती है तो आपको किसी से पूछने नहीं जाना पड़े, आपको सारी जानकारी मेरे वीडियो से, मेरी ई बुक से प्राप्त हो जाए। तो इसमें आगे बढ़ता हूं सर मैं। ये इसमें भी कई बार ये भ्रम फैलाया जाता है कोर्ट में कि भाई अब आप पेपर प्रकाशन करने आप जा रहे हैं, तो दूसरे वकील साहब या कोई बाबूजी या कोई मिलने वाले उनसे कहते हैं कि भैया अब आपको इसमें संपादक के नाम का लेटर भी आप तैयार करके ले जाओ, और वो पूरा विज्ञापन भी, विज्ञप्ति भी आप तैयार करके ले जाओ। तो वकील साहब फिर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस व्यक्ति के लिए नया काम होता है तो उसके लिए तो बड़ा भारी काम होता है सर ये। तो वो जो लेटर है वो कोर्ट के कर्मचारी के द्वारा ही टाइप करके दिया जाएगा, और जो विज्ञप्ति है वो भी उन्हीं कर्मचारी के द्वारा तैयार करके दी जाएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और उस पर जज साहब की सील और दस्तखत भी होंगे, और न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी, उसमें प्रखंड क्रमांक भी लिखा होगा। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले संपादक के नाम जो लेटर दिया गया वो पढ़ के बता देता हूं सर, आप ध्यान से सुनिएगा। सीखने और समझने की बात है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना तो किसी बुक में मिलेगा, और सालों लग जाते हैं सीनियर वकील साहब के ऑफिस में इन छोटी छोटी बातों को सीखने के लिए। ये तो मेरे शुरुआत है सर जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसके बाद ऐसे बहुत से खजाने हैं छिपे हुए जो मैं आपके लिए जाहिर करूंगा, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के और तमाम लाके, जिससे आप खुद सक्षम हो पाएंगे और एक आम व्यक्ति भी सक्षम हो पाएगा कि किस प्रकार से अदालत में केस लड़ा जाता है। आइए सर मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इसमें लिखा होता है सबसे पहले, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज क्लास फर्स्ट, और तहसील और जिला, प्रेसिडिंग ऑफिसर जज साहब का नाम लिखा रहता है, संलग्न नोटिस प्रकाशन हेतु, मतलब ये जो संपादक के नाम लेटर लिखा गया है, संपादक के नाम जो लेटर लिखा गया है, तो इस लेटर के साथ ही वो पेपर विज्ञप्ति का लेटर भी संलग्न रहता है। प्रकरण क्रमांक लिखा रहता है RCSA। यदि आपने स्वतः घोषणा इससे रिलेटेड कोई दावा पेश करा है तो उसमें वो RCSA के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद उन्मान लिखा रहता है कि वादी विरुद्ध जो भी नाम रहता है प्रतिवादी। फिर प्रोसीडिंग आईडी लिखी जाती है उसमें सर राइट साइड में, ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ इस साइड में प्रोसीडिंग आईडी, और उसके नीचे लिखी जाती है पेशी दिनांक, जैसे कि 24/3/2025। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं कि आगामी पेशी दिनांक जो क्या होगी तो वो लिख दी जाती है। उसके बाद प्रति संपादक, उसमें पेपर का नाम लिखा जाता है, जो भी तहसील जिला, और उसके बाद लिखा जाता है ये अदालत की ओर से दिया गया सर तैयार करके, जज साहब के दस्तखत होते हैं इस पे, और जज साहब की गोल मोहर लगाई जाती है। इसमें लिखा जाता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, समझने वाली बात है, ये एक बड़ी बारीक बात है इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें लिखा जाता है संलग्न नोटिस प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है, किसको, ये संपादक को कहा जा रहा है न्यायालय के द्वारा। संलग्न नोटिस प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है, आप वाहक से अपने समाचार पत्र में सूचना पत्र का प्रकाशन करने के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त कर सूचना प्रति का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में नियत दिनांक से 30 दिवस पूर्व करने के उपरांत समाचार पत्र की एक प्रति इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाएं। मतलब जो आगामी पेशी लगी हुई है उससे 30 दिन पहले ही आपको पेपर में प्रकाशन निकालना है और उसकी एक प्रति कोर्ट में प्रस्तुत करना है। ये भाषा शैली लिखी हुई है इस लेटर के अंदर जो संपादक के नाम दिया गया। अब मैं आपको यहां बता दूं सर कि ये न्यायालयीन प्रोसीजर है,
लेकिन जनरली प्रैक्टिकली तौर पे ऐसा नहीं हो पाता है। इसको करना हमें ही पड़ता है, वो संपादक भी लाके हमें ही देगा या हमें उसके पास जाके लेके आना पड़ेगा और हमें ही प्रस्तुत करना पड़ेगा कोर्ट में। या कई बार वादी को हम दे देते हैं कि जाओ आप जो भी पैसे उनके शुल्क बनती है वो अदा करके इसकी आप करवा के ले आए। ये एक व्यवहारिक बातें हैं सर जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 30 दिवस का इसमें समय दिया जाता है। नंबर एक बात हो गई। तो ये तो हो गया सर। सबसे पहले हमने आदेश 5 नियम 20 का आवेदन लगाया, न्यायालय ने आदेश किया, तलबाना हमने पेश किया, तलबाना के साथ वाद पत्र की प्रति लगाई, वाद पत्र की प्रति लगाने के बाद ये संपादक को नोटिस जारी किया गया और साथ ही इसके साथ विज्ञप्ति भी दी गई है। विज्ञप्ति में क्या बताया गया है सर? विज्ञप्ति में आपको पढ़ के सुना देता हूं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। ऊपर उसी प्रकार से कोर्ट का नाम लिखा रहता है सर। और आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत अंतर्गत प्रकाशन हेतु केस RCA नंबर लिखा रहता है, वर्सेस पार्टी का नाम, वादी वर्सेस प्रतिवादी, प्रोसीडिंग आईडी लिखी रहती है और पेशी दिनांक, जैसे कि 24 मार्च 2025। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रेषिति प्रतिवादी का नाम लिखा रहता है इसमें सर, जिसको दिया जाना होता है, जिसके नाम से जो पेपर में जब वो छापेंगे तो इसी के नाम से छापेंगे जो न्यायालय लिख के देता है। यह कि प्रार्थी ने आपके विरुद्ध, मैं नाम हटा के बोल रहा हूं सर, किसी की भी गोपनीयता भंग नहीं करना चाहता मैं, सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं मैं। प्रार्थी ने आपके विरुद्ध प्रकाशन के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपस्थित हाजिर होने के लिए समन किया जाता है। 30 दिन मतलब जैसे आपको सूचना की तामील हो, प्रकाशन मतलब सॉरी प्रकाशन जिस तारीख को प्रकाशन हुआ है, तो वो प्रतिवादी को जब भी हाथ में आए वो पेपर, चाहे प्रकाशन होने के 10 दिन बाद आए कि 15 दिन बाद आए या उसी दिन आ जाए, प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर न्यायालय का है। उसको प्रकाशन में स्पष्ट लिखा है कि आप देख लें कि पेपर में जो प्रकाशन हुआ उसके 30 दिन के भीतर आप उपस्थित हो जाएं। और उपस्थित होके क्या करें आप इस न्यायालय में स्वयं किसी ऐसे प्लीडर या मतलब वकील साहब द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान तथ्यों का उत्तर दे सके, मतलब वादोत्तर प्रस्तुत कर सके, जिसे रिटर्न स्टेटमेंट भी कहते हैं। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में पेश करें, मतलब लिखित कथन, प्रतिरक्षा का लिखित कथन पेश करें और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके बचाव में आप कहना चाहते हैं कि वादी का दावा झूठा है और वादी ने गलत आधारों पर दावा पेश किया है और आपके पास जो भी सबूत में दस्तावेज है वो सारे दस्तावेज भी आप अदालत में पेश करें, नोटिस में न्यायालय के द्वारा कहा जा रहा है। जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजरई का दावा या प्रति दावा आधारित हो, मतलब काउंटर क्लेम। आदेश 8 नियम 1 का, जिसमें मैंने तकरीबन 8-10 वीडियो बनाए सर जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं और उन पे ई बुक भी लिखी है मैंने, जिनकी लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। उसमें मैंने कुछ सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट भी बताए हैं और काफ़ी जानकारियां उसमें लिखी हुई हैं ई बुक के अंदर जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या सीधे मेरी वेबसाइट पे जाके भी आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे तकरीबन 40 से ऊपर ई बुक, कानूनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक अपलोडेड हैं। ई बुक तो सर लाखों मिलेंगी, हजारों मिलेंगी, फ्री में भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपकी समस्या का जो समाधान कर दे वो ई बुक आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगी। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, जी हाँ सर, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक में इसलिए कहता हूं कि जो चीज समस्या का समाधान कर दे वो ई बुक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक कही जाती है और वो मेरे चैनल पर, मेरे वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप उन 40 में ढूंढ भी सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें प्रतिरक्षा या मुजरी का दावा आधारित हो, यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुद्रा के दावे या प्रति दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेज के लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें, मतलब सूची अनुसार दस्तावेज बनाए तो लिखित कथन के साथ आप पेश करें। यह पेपर प्रकाशन में कहा जा रहा है। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षी सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। वाद की एक पक्षी सुनवाई करके वाद का निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। ये वो जगह आ गई सर, ये वो पॉइंट आ गया जहां केस आपका 2 साल से रुका हुआ था। इसके होने के बाद न्यायालय कार्रवाई को आगे बढ़ा देगा, एक पक्षी कार्रवाई कर देगा, आपका
प्रोसीजर आगे बढ़ जाएगी, आपके एविडेंस लेके, और जो भी न्यायालय को उचित लगता हो निर्णय पारित करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम सब कुछ कर रहे थे, जो सारी जानकारी ले रहे थे वो इसी बात के लिए ले रहे थे। इसमें आगे बताया है कि साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत कराएं। मतलब 89 की कार्रवाई लगती है सर, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1908 की धारा 89 की जब उपस्थित हो जाते हैं तो सुलह समझौते के आधार पर निराकरण होता है। तो उपस्थित हो जाएं और उनसे कहा जा रहा है कि आप मध्यस्थ के माध्यम से चाहते हैं तो न्यायालय को अवगत कराएं, तो न्यायालय उस प्रकार से कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। आज तारीख लिखी रहेगी उसमें, जिस तारीख को ये आपको लेटर दिया जाएगा, मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया, ये माननीय न्यायालय के द्वारा कहा जा रहा है। और न्यायालय का इधर न्यायाधीश का नाम और न्यायालय की इधर मुद्रा लगी होगी और इधर भी न्यायाधीश की सील लगी होगी। इसमें सबसे जरूरी और अच्छी बात लिखी हुई है आखिरी में सर, यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी भूलवश तारीख संडे की लग जाती है, या कोई ऐसे दिन की लग गई कि अचानक कोई छुट्टी आ गई, या सैटरडे की लग गई और अदालत के द्वारा अवकाश घोषित कर दिया गया, तो ये टीप के साथ हो जाता है कि अगले दिन वो सुनवाई में लिया जाएगा। तो ये चीजें हो गई सर, और उसी के साथ पूरे वाद पत्र की प्रति आपको लगाना पड़ेगी। ये वाद पत्र की प्रति जो है फोटोकॉपी आपकी, इसको आप इसी करके आप लगा दें। और ये जब ये दोनों जो संपादक के नाम का लेटर और प्रकाशन जब आपको अदालत से मिल जाता है तो इसको आपको फिर संपादक को देना होगा, वो पेपर में निकालेगा और उसकी प्रति आपको अदालत में उस तारीख पे दस्तावेज सूची के अनुसार पेश करना होगी। एक आवेदन लगाना होगा, उसके साथ आवेदन की ड्राफ्ट भी ई बुक के अंदर मैंने आपके लिए तैयार की है। और ये जो आवेदन आदेश 5 नियम 20 का मैंने आपको बताया, इसकी ड्राफ्ट भी ई बुक के अंदर तैयार की गई है। और इसके अलावा बहुत सी जानकारी मैंने ई बुक के अंदर कलेक्ट करके रखी है, बड़े ही आसान शब्दों में। ये तो सिर्फ मैंने आपको पढ़ के बताया था आदेश 5 नियम 20, ये तो सिर्फ 4 लाइन में लिखा, लेकिन मैंने तकरीबन 35 पन्नों की बुक तैयार की है, क्योंकि ये जो व्यवहारिक बातें मैंने बताई है सर, ये ई बुक ये इस बुक के अंदर नहीं मिलेंगी। बुक के अंदर व्यवहारिक ला मिलेगा, आपको सीनियर वकील साहब जो प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ बैठ के सब कुछ सीखना पड़ेगा। वो सब कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ इसी वीडियो के जरिए, वो सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ सर इसी एक वीडियो के जरिए। इस एक कार्रवाई में आप इतने पक्के हो जाएंगे, इतने मुकम्मिल हो जाएंगे कि आपको किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद सक्षम हो जाएंगे, जो मैंने जानकारियां आपको अभी दी हैं। और अब मैं आपको और अच्छी तरीके से आगे की जानकारी देता हूँ। ये भी अच्छी तरीके से ही दी है मैंने, लेकिन वो रिटर्न रूप में आपको मैं बता रहा हूँ। और इसी तरीके से मैं आपका उस ई बुक से भी परिचय करा देता हूँ जो मैंने आपके लिए लिखी है, जिसमें संपूर्ण ज्ञान मैंने आपके लिए तैयार करके रखा है। तो आइए सर हम बढ़ते हैं अब ई बुक की ओर, जिसमें मैं आपको आगे की जानकारी देता हूँ। आइए सर। मेरे वीडियो सर कुछ लंबे जरूर हो जाते हैं, लेकिन आप पेशेंस से पूरा सुने, क्योंकि टॉपिक ये से रहते हैं सर कि 2 शब्दों में तो बताया भी नहीं जा सकता। अगर मैं आपको इतना नहीं डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊं तो आप भला कैसे समझ पाएंगे 2 शब्द में। तो जैसे मैंने बुक में भी पढ़ के बता दिया आपको, भला ये सारी जानकारी कैसे समझ में आती जब तक मैं ना समझाऊं। अब मैं आपको सर ई बुक से भी परिचित करा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आदेश 5 नियम 20 CPC 1908 के जरिए पेपर प्रकाशन तामील प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी या संपूर्ण गाइड भी आप कह सकते हैं, इसमें परिचय दिया हुआ है। प्रारंभ में परिचय देने के बाद इसमें जो विषय सूची दी गई है उसमें अध्याय 1 में बताया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का संक्षिप्त परिचय, एक शार्ट परिचय। जब हम इसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं तो वो शार्ट लिख दिया थोड़ा सा मैंने इसमें। अध्याय 2 में आदेश 5 नियम 20 की गहन व्याख्या, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है इसलिए इसकी हम गहन व्याख्या ही करेंगे। समन तामील के सामान्य नियम, जब व्यक्तिगत तामील संभव ना हो, विकल्प और प्रक्रिया, पेपर प्रकाशन की आवश्यकता और औचित्य, क्यों पड़ती है आवश्यकता, हम अदालत में क्यों जा रहे हैं कि इसको पेपर प्रकाशन के जरिए तामील की जाए, वो सब रीजन इसमें बताए गए हैं। अध्याय 3 में पेपर प्रकाशन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। यह अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सारी जानकारी दी है मैंने वो लगभग इसमें आपको मिल जाएगी अध्याय 3 में। इसमें नंबर 1 है, सबसे पहले जो है तलबाना प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर 2 स्टेप होगी, तलबाने के साथ वाद पत्र की कॉपी लगाई जाएगी। नंबर 3 स्टेप होगी
न्यायालय से संपादक के नाम लेटर जारी किया जाएगा। इनकी पूरी डिटेल लिखी हुई है सर ई बुक में, मैं खाली विषय सूची पढ़ के बता रहा हूं आपको अभी। नंबर चौथी स्टेप होगी पेपर में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति प्रतिवादी के नाम प्रकाशन सूचना बनाकर दी जाएगी। नंबर पांचवा, ये जो मैंने सर आपको जो बताया ये व्यवहारिक और प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर बताया है सर मैंने, ऐसा बुक में तो नहीं लिखा हुआ है। बुक में तो जो लिखा हुआ है आपको मालूम है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकली व्यवहारिक ज्ञान है, जैसे हम वकालत करते हैं कोर्ट में तो जो हमें चीजें सामने आती हैं वो ज्ञान मैंने सर आपको दिया है, ताकि आप भी उसको उसी प्रकार से व्यवहारिक रूप से करने में सक्षम हो सकें और आपको कहीं रुकावट महसूस ना हो। अगर आपके सामने बाधा भी आती है तो मेरा वीडियो देख के वो बाधा दूर हो जाए, और कोई प्रॉब्लम भी जाती है तो मेरी ई बुक पढ़ने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। पेपर में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति का हो गया। पांचवी स्टेप होगी सर इसमें प्रकाशन के बाद कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया। ये पांचों स्टेप हैं सर जो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें वो सारा ज्ञान मिल जाएगा आपको सर, कि जिसको सीखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें सालों लग जाते हैं, हम उलझते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम परेशान होते हैं, हम इससे पूछते हैं, हम उससे पूछते हैं, हम जा जाके ये हमारी घबराहट, ये हमारी परेशानी, हमारा पक्षकार बैठे बैठे देखता रहता है, और या तो वो फाइल लेके चला जाता है या आपको दो बात सुनाता है। तो उन सब स्थितियों से बचने का एक जबरदस्त तरीका मैंने आपके लिए निकाला है, और इस वीडियो और ई बुक के जरिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन को हल करने की पूरी कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं सर, हम अध्याय 4 में वकीलों के लिए व्यवहारिक सुझाव। पेपर प्रकाशन की अर्जी कैसे लिखें, प्रकाशन के बाद आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे, कोर्ट में प्रकाशन की रिपोर्ट पेश करने के तरीके, वो जो मैंने आपको बताए थे सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें। अध्याय 5 में हो गया सर आम लोगों को होने वाली चुनौतियां और समाधान। सिर्फ वकील ही नहीं सर, आम लोगों के लिए भी मैंने इसमें जानकारियां नोट की हैं। समन ना मिलने की स्थिति में क्या करें, कोर्ट फीस और प्रकाशन खर्चे की गणना, प्रक्रिया में लगने वाला समय और उसे कम करने के उपाय, और अध्याय 6 में है विशेष अध्याय गलतियों से बचने के उपाय। आमतौर पर होने वाली प्रक्रियात्मक गलतियां, दस्तावेजों की जांच और सत्यापन, केस कमजोर ना पड़े इसके लिए जरूरी सावधानियां। अध्याय 7 में सर बताया है इसमें, एक मिनट सर, अध्याय 7 में आपकी केस स्ट्रेटेजी को मजबूत करने के टिप्स, पेपर प्रकाशन के साथ अन्य तामील विकल्पों की रणनीति, कोर्टों को कन्विंस करने के प्रभावी तर्क, केस जीतने के लिए मजबूत डॉक्यूमेंट्स की अहमियत, ये अध्याय 7 में बताया गया है। अध्याय 8 में है निष्कर्ष और अंतिम सलाह, मतलब समन की तामील में कानून और व्यवहारिकता का संतुलन, सफल तामील से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना, 2 साल ठंडे पड़े केस को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, वकीलों और आम जनता के लिए जरूरी जागरूकता और अतिरिक्त सामग्री। इसमें नमूना प्रपत्र जिसको हम कहते हैं, पेपर प्रकाशन की अर्जी, कोर्ट रिपोर्ट, चेक लिस्ट, प्रकाशन से पहले और बाद की जरूरी बातें, ये सभी इसमें बताई गई हैं। तो ये तो सर इसका हो गया विषय सूची जो मैंने आपको बताई है, इसलिए बता दिए ताकि मैं ये पूरी जानकारी डिटेल में तो आपको इसमें से पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि सर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं मुख्य बात कहता हूँ, जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर इसमें बताई है, जो मैंने आपको अध्याय 3, 4, 5 में बताई है, वो मुख्य मुख्य बातें मैं बता देता हूँ, ताकि आपका इस ई बुक से परिचय भी हो जाएगा और आपको और भी जानकारी उसमें प्राप्त हो जाएगी। इसमें डिस्क्लेमर भी लिखी है सर मैंने, ये मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एक जानकारी देना है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैंने बता दिया वो पत्थर की लकीर हो गया या वो कानून हो गया। आप स्वतंत्र हैं, आप अपने पहले वकील साहब से भी कंसल्ट कर लें, अपने कानून की बुक को भी देख लें, और उसके बाद ही आप आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। मेरा मकसद सिर्फ आपको सीखना सिखाना है। ये नहीं है कि मैंने जो लिख दिया तो कोई दावा कर दिया, ये तो सिर्फ एक आप लोगों के डाउट और कंफ्यूजन को दूर करने की सर मेरे द्वारा कोशिश की जा रही है। तो आइए सर हम इसलिए डिस्क्लेमर में लिख देता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं और उन अध्यायों की ओर चलते हैं जो हमारे आज के टाइटल और टॉपिक से संबंधित करते हैं। अध्याय 3 से पेपर प्रकाशन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। बाकी के सभी अध्याय बड़े महत्वपूर्ण है सर, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा लंबा वीडियो ना हो और समय ज्यादा ना लगे, इसलिए मैं मुख्य मुख्य बातों पर आ रहा हूँ। अध्याय 3 में पेपर प्रकाशन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। इसमें नंबर 1 है सर, न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बता दिया, वही सभी बातें इससे मिली जुली इसमें लिखी हुई हैं। नंबर दूसरा है सबसे तलबाना प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद तलबाने के साथ बात पत्र की कॉपी लगाई जाएगी। इनकी डिटेल भी लिखी है सर मैंने ई बुक में, बहुत कुछ जानकारियां लिखी हैं जो पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ जाएंगी। न्यायालय से संपादक के नाम लेटर जारी किया जाएगा, जो मैंने आपको लेटर बता भी दिया। आज ही कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मेरे ऑफिस में कार्रवाई की गई, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल ज्ञान प्रदान कर दिया। नंबर चौथा है सर,
पेपर में प्रकाशन के हेतु विज्ञप्ति प्रतिवादी के नाम प्रकाशन सूचना बनाकर दी जाएगी। वो मैंने पढ़ के भी बता दी, दोनों चीजें आपको बता दी कि जो संपादक के नाम लेटर दिया जाएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा कि जो आगामी पेशी है, प्रकाशन की जो तारीख है, नियत दिनांक, जो नियत दिनांक आगामी जो तारीख है उससे 30 दिवस पूर्व आपको पेपर में निकालना है। अब ये चीजें वकील साहब भी समझ लें, एक आम पक्षकार भी समझ ले और संपादक भी समझ लें कि नियत तारीख से 30 दिन पूर्व, तो तारीख भी लगभग 45 दिन की ही देंगे या 40 दिन की देंगे, क्योंकि 8, 10, 12 दिन में आप उस कार्य को आसानी से कर लेंगे। क्योंकि अगर जस्ट एक 30 दिन की वो लगा देंगे अगली तारीख, तो आप हो सकता है किसी काम में 1-2 दिन लेट हो गए तो इस नियम का तो उल्लंघन ही हो जाएगा, जो इसमें स्पष्ट लिखा जा रहा है न्यायालय के द्वारा कि 30 दिवस पूर्व ही आप इसका प्रकाशन करा दें। प्रकाशन के बाद कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया है सर इसमें, और इसमें कुछ उदाहरण भी है, मैं उदाहरण पढ़ के बता देता हूं आपको समझाने के लिए, अक्सर आसानी के लिए मैं तैयार कर लेता हूं। अगर श्याम बार बार समन लेने से बच रहा है तो राम के वकील कोर्ट में आवेदन देंगे। न्यायालय की अनुमति के बाद एक स्थानीय समाचार पत्र में समन की सूचना प्रकाशित होगी। प्रकाशन के बाद अखबार की कटिंग कोर्ट में जमा की जाएगी, जिससे प्रक्रिया पूरी होगी। यह एक उदाहरण है सर जो मैंने आपको बताया। वकीलों के लिए व्यवहारिक सुझाव भी बताए गए हैं। पेपर प्रकाशन की अर्जी कैसे तैयार करें, तो ये मैंने सर अध्याय 4 में आपके लिए तैयार कर दी है। ऊपर शीर्षक वगैरह, प्रकरण का क्रमांक का नाम जो मैंने आपको अभी बताया, विषय में आदेश 5 नियम 20 सीपीसी के अंतर्गत पेपर प्रकाशन की अनुमति हेतु आवेदन, ये पूरा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पूरा आवेदन है सर, जो इसमें आपको पूरी ड्राफ्टिंग भी इसकी मिल जाएगी। प्रकाशन के बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पेपर कटिंग, जिस समाचार पत्र में प्रकाशन हुआ उसकी मूल कटिंग, प्रकाशन प्रमाण पत्र, समाचार पत्र, जारी प्रमाण पत्र जिसमें प्रकाशन की तिथि और पृष्ठ संख्या का उल्लेख हो, तलबाना प्रति, न्यायालय द्वारा जारी समन की प्रति, और कोर्ट में प्रकाशन की रिपोर्ट पेश करने के तरीके। अब ये तो प्रकाशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद रिपोर्ट आप कैसे पेश करेंगे तो उसका प्रारूप क्या होगा वो भी मैंने बता दिया है, आप देख रहे हैं। विषय पेपर प्रकाशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आवेदन, मतलब प्रकाशन भी हो गया और हम न्यायालय में अब वो पेश कर रहे हैं दस्तावेज सूची बना के, अखबार की पूरी असल प्रति, तो उसके साथ एक आवेदन लगाया जाएगा और ड्राफ्ट भी इसमें सर मैंने लिख दी है, और मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में समझा भी दिया है। उसके बाद आम लोगों को होने वाली चुनौतियां, कोर्ट फीस, प्रकाशन का जो भी खर्च होगा वो पक्षकार के द्वारा दिया जाएगा संपादक को। प्रकाशन के खर्चे अध्याय 6 में है, पक्ष मतलब जो वादी की ओर से ही वो खर्च उठाया जाएगा। कहने का मेरा ये मतलब है कि पेपर प्रकाशन का खर्चा वादी ही उठाएगा, उसी को वहन करना होगा ये खर्च, जो भी वो पेपर के लोग लेते हैं वहां पे। केस कमजोर ना पड़े इसके लिए जरूरी सावधानियां, आपकी केस स्ट्रेटेजी को मजबूत करने के टिप्स इसमें बताए गए हैं। पेपर प्रकाशन के साथ अन्य तामीली विकल्पों की क्या रणनीति होगी आपकी, ये भी इसमें सर मेरे द्वारा बताया गया है। कुछ उदाहरण भी है सर, और केस जीतने के लिए मजबूत डॉक्यूमेंट्स की अहमियत, और अध्याय 8 में निष्कर्ष और अंतिम सलाह, और सफल तामील से न्याय प्रक्रिया में तेजी लाएं, कैसे लाएंगे वो बताया गया। वकीलों और आम जनता के लिए जरूरी जागरूकता, और अंतिम शब्द है और अतिरिक्त सामग्री है, नमूना प्रपत्र। हाँ सर, ये और बता दूं मैं आपको इसमें कि ये जो है कि अतिरिक्त सामग्री में प्रकाशन की अनुमति हेतु आवेदन है, उसकी ड्राफ्टिंग भी ये है जो इसमें मैंने आपको बताई थी। और इसी प्रकार से इसमें लास्ट में जो है कि प्रकाशन के बाद जो है कि प्रकाशन से पहले और प्रकाशन के बाद क्या स्थिति रहेगी उसकी भी मैंने सर जानकारी इसमें आप लोगों के लिए लिख दी है। और इसी प्रकार से जो अगली स्थिति है कि फ्री अपडेट्स, संशोधित संभावित संशोधन, आप उसको भी देखते रहें। और आखिरी में सर मैंने मेरे लिखा हुआ है, गेट यूर लीगल प्रॉब्लम सॉल्व विथ मी, गेट यूर लीगल प्रॉब्लम सॉल्व विथ मी। माय वेबसाइट लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद already has 40 plus ebook uploaded and more are coming soon. Problem solution ebook for every legal need. If you face a legal problem or cannot find a relevant ebook on my website, inform me immediately. My special problem solution ebook are designed to solve your legal issues with detailed explanations, practical examples and actually legal provisions. मतलब यदि आपको मेरी वेबसाइट पे जाने के बाद आपकी समस्या का समाधान करने वाली प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक नहीं मिलती है तो आप इमीडिएटली मुझे सूचित करें, ये मैंने इसमें लिखा हुआ है। और अंत में कुछ डिस्क्लेमर और चेतावनियां भी मैंने लिखी हैं,
तो ये सारी जानकारी सर मैंने आज की वीडियो में आपको दे दी है, और मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रैक्टिकल और व्यवहारिक ज्ञान के साथ आपको दी है। वो ऐसा ज्ञान है सर जो सालों के अनुभव के बाद व्यक्ति कहीं जाके सीख पाता है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं, ऐसी बहुत से छोटे छोटे रीजंस होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम इस ज्ञान के अभाव के कारण हम केस को लेने से ही डरते हैं कि ये केस तो हम लड़ ही नहीं सकते, हम दावा कैसे ड्राफ्ट करेंगे, दावे में हमें कानूनी किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे आदेश 6 जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बताया गया, उसमें जो पॉइंट बताए गए हैं उनको ध्यान रखते हुए कैसे दावा ड्राफ्ट किया जाएगा, कि उसमें कानून का उल्लेख नहीं किया जाएगा, तथ्य का उल्लेख किया जाएगा। दावे के साथ सर आपको 2 प्रति में दावा तैयार करना होगा, रजिस्टर्ड पता लगाना होगा, दावे के समर्थन में शपथ पत्र पेश करना होंगे, दस्तावेज सूची अनुसार आवेदन पेश करना होगा, वकील पत्र पेश करना होगी, 100 रुपए की प्रोसेस शुल्क आपको साथ में लगाना होगी, और कोर्ट फीस आपको जमा करना होगी, वाद मूल्यांकन आपको सही करना होगा। ये सभी चीजें आपको सही करना होगी, क्योंकि आपने वाद मूल्यांकन अलग गलत कर दिया सर तो वो गलत कोर्ट में पेश हो जाएगा। अब गलत कोर्ट में पेश हो गया तो चल पड़ा मुकदमा साहब, पता लग रहा है कि 6 महीने साल भर बाद आपको सूझ पड़ी, या प्रतिवादी ने आपत्ति ली तब मालूम पड़ा, तो फिर आपका समय भी वेस्ट हो जाएगा सर। आप एक तो स्टे भी लेना चाह रहे हैं किसी तुरंत कंडीशन पे कि ये मेरी भूमि पे कब्जा ना करे मकान पे, और इधर आपने गलत कोर्ट में पेश कर दिया, तो कहां से स्टे मिल जाएगा सर आपको? न्यायालय वापस कर देगा उस बात को आपको, फिर आपको दूसरी कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। इस बीच उसने कब्जा कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे? आपको संशोधन करके चेंज करना पड़ेगा आपको। आपकी जो अर्जेंटशिप है वो तो वहीं खत्म हो जाएगी एक छोटी सी बात पे कि वाद मूल्यांकन गलत कर दिया। फिर आप वाद मूल्यांकन सही करेंगे, फिर उचित न्यायालय में पेश करेंगे, फिर एबीसीडी फिर पहले सिरे से चालू हो जाएगी। इसी प्रकार से किस जुरिडिक्शन वाले न्यायालय में वो आता है, ये सब जानकारी आपको पहले ही लेना पड़ेगी। प्रोसेस शुल्क जिसको कहते हैं तलवाना शुल्क, पहले तलवाने पे टिकट चिपकाए जाते थे, अब डायरेक्ट ऑनलाइन जमा हो जाता है 100 रुपए का, बार बार आपको टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट फीस भी ऑनलाइन जमा हो जाती है, कागज आपको प्रिंटेड दे दिया जाता है। ये सभी चीजें आपको साथ में लगाना जरूरी है, क्योंकि वादी जो वाद प्रस्तुत करता है तो आदेश 7 नियम 14 ये उसकी जिम्मेदारी है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कि वो सभी दस्तावेज पेश करे जो उसके कब्जे और शक्ति में, और नहीं है तो लिखे इसमें कि आखिर कहाँ है, ताकि आपको न्यायालय के जरिए भी उसको कोर्ट में तलब आप करवा सकते हैं। आदेश 13 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत, या किसी विभाग में है तो आप वहां से भी उसको बुलवा सकते हैं। अगर आप रीजन लिखेंगे ही नहीं तो फिर आपको एकदम से रीजन लिखना पड़ेगा। आप जानते हैं तो लिखते क्यों नहीं? आप लिख दें उसको रीजन को कि साहब इस वजह से हम ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पा रहे हैं, ताकि आप जब एप्लीकेशन लगाए तो आपको आसानी हो जाए। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। आदेश 11 नियम 12 दस्तावेजों का प्रकटीकरण, इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पे भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। और ये आदेश 5 नियम 20 के उपनियम 1 का ये स्पेशल वीडियो सर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि अक्सर क्या है कि ब्रेक अगर लग जाता है कार्रवाई में, वादों में, तो वो कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं पाती है सर। ये आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता आप देख रहे हैं, ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और इसके आदेश 5 नियम 20 में जो प्रतिस्थापित तामील जिसको कहते हैं सब्सटीट्यूट सर्विस, ये उपधारा 1 में बताई गई है, और उपधारा 1 का में जो है कि पेपर प्रकाशन के बारे में इसमें बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ के बताया था, एक बार और फास्ट गति से पढ़ के बता देता हूं, ध्यान से सुन ले सर आप। एक उपनियम 1 के अधीन कार्य करने वाला न्यायालय का समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है, वहां वह समाचार पत्र ऐसा दैनिक समाचार पत्र होगा जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता है जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करना या कारोबार करना या अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करना ज्ञात है। दैट्स ऑल। ये इसमें बुक में बताया गया। तो ये सर एक महत्वपूर्ण मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि केस हारना जीतना तो तब होगा जब केस आगे बढ़ेगा। तामील ही नहीं हुई तो 2-2 3 साल सर ऐसे निकल जाएंगे क्या? नो नो सर, बिल्कुल नहीं। आप तुरंत एक्टिव हो और देखें, आप 1-2 बार देख लें, आप सारी जानकारी ले लें। 1-2 तलबाने आपने पेश करे 1-1.5 महीने में, या तो पहली बार में हो ही जाती है जनरली। यदि आपको लग जाता है कि ये तामील होगी नहीं तो आप तुरंत आदेश 5 नियम 20 की अनुमति का आवेदन लगा दें, जिसकी ड्राफ्ट मैंने ई बुक के अंदर भी बता दी है और आपको बोल के भी समझा दी है, और उसके आगे की भी सारी प्रोसीजर मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सीपीसी के भी कई वीडियो अपलोड किए हैं मेरे चैनल पर, और ये ई बुक मैंने खासतौर से इसलिए तैयार की है क्योंकि मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा मुझसे कहा गया
कि आप जो भी जानकारी देते हैं सर उसका पीडीएफ आप हमें उपलब्ध कराएं। तो ये पीडीएफ में एक पीडीएफ के रूप में इसको बना देता हूं और मेरी वेबसाइट पे मैं अपलोड कर देता हूं। ये वाला भी आदेश 5 नियम 20 की संपूर्ण गाइड, पूरी प्रोसीजर, पूरे प्रारूप, पूरी प्रक्रिया जो मैंने आपको ई बुक के अंदर अभी पढ़ के भी बताए हैं, ये पढ़ के भी सर मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप देख लें, क्योंकि जब आप खरीदेंगे तब आपको यही चीज मिलेगी जो मैंने आपको बताई है, यही की यही। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिना देखे और सोचे खरीद लेते हैं और फिर हम बाद में अफसोस करते हैं कि अरे हमने तो इसको गलत खरीद दिया, हमें तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए मैंने पूरी ई बुक के अंदर की जानकारी भी आपको दे दी और यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको मेरी वेबसाइट पे जाके बाय कर सकते हैं। मात्र 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। ये आपको इसका मैं इंग्लिश एडिशन भी तैयार कर दिया है सर मैंने, और हिंदी एडिशन भी है, दोनों में, दोनों भाषा में आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप वहां जाके इसको परचेस कर सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। पूरी एक जैसी रहेगी, खाली एक में अंग्रेजी भाषा हो जाएगी और एक में हिंदी भाषा हो जाएगी। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।